नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्क इफेक्ट को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, दो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो क्या क्या हम इस स्टार्क इफेक्ट में पढ़ेंगे वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो जो जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम स्टडी करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ अ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। ठीक है, तो स्टार्क इफेक्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टार्क इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, फिर स्टार्क इफेक्ट हाइड्रोजन एटम में हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्क इफेक्ट हाइड्रोजन एटम में किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे स्टार्क इफेक्ट के बारे में। ठीक है, कि लीनियर स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, क्वाड्रेटिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, वो चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट कि स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। तो मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ, ये हम सारा 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी स्टार्ट होती है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है और इसका बेस हम ऊपर कवर करेंगे। समझ में आया? तो स्टार्क इफेक्ट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे। फिर ग्राउंड स्टेट में पोलराइजेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हाइड्रोजन एटम में, और स्टार्क इफेक्ट किसमें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन एटम में हम वो पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं स्टार्ट होने से पहले, जो ग्राउंड स्टेट होती है ना हाइड्रोजन एटम की, ठीक है ना, बस आप ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। तो ग्राउंड स्टेट में ना हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, ये मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा, बस मैं आपको ये याद रह जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। लीनियर फील्ड जो होता है ना, लीनियर स्टार्क इफेक्ट जो होता है, ठीक है, जो लीनियर स्टार्क इफेक्ट होता है वो होता ही नहीं है। कौन सा स्टार्क इफेक्ट होता है? क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट होता है। अब ये होता क्या है, क्या चीज़ें, हम सारी इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ में आया? बस आपको एक छोटा सा ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया ना, ये याद रखना है। ठीक है ना, इसका प्रूफ सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली हम क्वालिटेटिव डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव डिस्कशन भी करेंगे, हम करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, तो देखो स्टार्क इफेक्ट जो है 1913 में किसने डिस्कवर किया था? स्टार्क के द्वारा, साइंटिस्ट थे। अब देखो हमने जीमन इफेक्ट पढ़ा था ना, जीमन इफेक्ट क्या था? स्प्लिटिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्क इफेक्ट में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। द शिफ्टिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। बहुत ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। द अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग और शिफ्टिंग इज कॉल्ड द स्टार्क शिफ्टिंग। अब मान लो, देखो जैसे हमारे पास जो है पहले वेवलेंथ, हमारे पास क्या हमारे पास जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी म्यू थी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये आ गई म्यू डैश। ठीक है ना, तो जो ये शिफ्ट हुआ है ना ये, ठीक है ना, ये जो डेल म्यू आया है ना मेरे पास, इसी हम क्या बोलते हैं? स्टार्क शिफ्ट बोलते हैं या स्टार्क स्प्लिटिंग बोलते हैं। समझ में? द अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग या स्प्लिटिंग इज कॉल्ड स्टार्क शिफ्टिंग और स्टार्क शिफ्ट, स्प्लिटिंग और स्टार्क शिफ्ट। ठीक है, इसको डेल से भी हम शो करते हैं। कोई डाउट है? ठीक है ना, अब देखो ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इसको मैंने ना बहुत सिंपल तरीके से ना नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन लाइंस फ्रॉम एटम्स और आयंस स्प्लिट इनटू सेवरल पोलराइज्ड कंपोनेंट। समझ में आया या नहीं आया? देखो कोई भी इमिशन लाइन होती है ना, तो वो क्या होता है, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो वो सेवरल कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है। अब हम उस स्पेक्ट्रल लाइंस को ना स्पेक्ट्रोमीटर में देखेंगे। हम क्या करेंगे, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाइन को देख सकते हैं, परपेंडिकुलर देख सकते हैं। समझ में आया या नहीं है? ठीक है ना, बस वही चीज़ और कुछ नहीं। तो देखो इस चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। अब देखो, हम मान लो हमारे पास देखो ये 3 कंपोनेंट आते हैं। व्हेन व्यूड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास सपोज क्या है,
मैंने एग्जांपल के लिए 3 स्पेक्ट्रल लाइन आई है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई किया, ये देखो पहले सिर्फ एक ही लाइन थी, पहले क्या थी, सिर्फ एक लाइन थी, ठीक है ना। अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हमने देखा 3 बन गया, 3 से ज़्यादा भी बन सकता है, ध्यान से सुना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे अप्लाई किया है और हम देख क्या रहे हैं, परपेंडिकुलरली। तो व्हेन व्यूड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें 3 कंपोनेंट मिलते हैं, सिग्मा प्लस, पाई और सिग्मा माइनस, ध्यान रखना, ठीक है। क्या मिलते हैं, 3 कंपोनेंट मिलते हैं, ठीक है ना। और जो पाई कंपोनेंट होता है ना, उस पाई कंपोनेंट की जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है ना, उस स्पेक्ट्रल लाइन में जो वाइब्रेशन होता है ना, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो है, समझ में आया। तो इसी डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा, वाइब्रेशन होगा इस लाइन में, ठीक है ना। इस लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसमें वाइब्रेशन होगा, किसके, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, समझ में आया। कोई दिक्कत है तो ये क्या है, इस प्लेन में तो वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई, ठीक है ना। पाई कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और जो 2 कंपोनेंट है सिग्मा और सिग्मा माइनस, शिफ्टिंग यही तो हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, डेल म्यू जो शिफ्ट हुआ है ना ये, ठीक है ना, समझ में। ये मान लो मेरे पास क्या था, म्यू, और ये यहाँ तक के डेल म्यू शिफ्ट हो गया। इसमें देखो क्या है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस में जो वाइब्रेशंस हो गए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस लाइन और इस लाइन में जो वाइब्रेशंस होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये चीज़ें कब हम देखते हैं, जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में ना अपने स्पेक्ट्रम को देखते हैं, कब, परपेंडिकुलर देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया उसके, ठीक है ना। यदि हम पैरेलल देखने लगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हमने अप्लाई किया है, पैरेलल कहने का मतलब क्या, लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन है ना, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट है, तो हमें बीच वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो हमें मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस कंपोनेंट हमें 2 कंपोनेंट हमें क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट मिलते हैं। और स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, अनपोलराइज्ड होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस पोलराइज्ड नहीं होती। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, ये जो जीमन इफेक्ट हमने पढ़ा, तो जीमन इफेक्ट में भी सेम कंसेप्ट होता है। देखो जीमन इफेक्ट में बता रहा हूँ, तो जीमन इफेक्ट में भी यही होता है, लेकिन जीमन इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस क्या होता है, सर्कुलरली पोलराइज्ड होती है। क्या क्या मैं बता रहा हूँ, सर्कुलरली, ठीक है ना, सर्कुलरली पोलराइज्ड होती है। लेकिन स्टार्क इफेक्ट में ऐसा नहीं होता, स्टार्क इफेक्ट में सर्कुलरली पोलराइज्ड नहीं होती। जब हम पैरेलल व्यू करते हैं ना, तो पोलराइट ना ये पोलराइजेशन होता ही नहीं है, स्पेक्ट्रल लाइंस आर अनपोलराइज्ड, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। जीमन इफेक्ट में ना ये वाली और ये वाली क्या होती है, सर्कुलरली पोलराइज्ड होती है, लेकिन स्टार्क इफेक्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई डाउट है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करूँगा और आगे भी हम इसको पढ़ेंगे, ये थोड़ा थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूँ। देखो स्टार्क इफेक्ट ये क्या है, बाल्मर लाइंस में जब ऑब्जर्व किया गया, ठीक है ना, समझ में। तो बाल्मर लाइंस कब आती है ना, बाल्मर लाइंस हमारे पास कब आती है, ठीक है ना। बाल्मर लाइन जब आती है, जब सेकंड में हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिशन होता है अपर लेवल से। अब देखो यहाँ पर स्टार्क ने क्या किया, 10⁵ मैग्नीट्यूड, 10⁵ ऑर्डर का क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और उसने क्या देखा, पोलराइज्ड कंपोनेंट्स देखे, और उसने क्या महसूस किया। अब स्टार्क की ऑब्जर्वेशंस हैं ये सारी, तो कुछ जो ऑब्जर्वेशन है ध्यान से सुनना। पहली ऑब्जर्वेशन क्या, ऑल हाइड्रोजन लाइंस फॉर्म सिमेट्रिकल पैटर्न। उसने देखा कि जो जितनी भी हाइड्रोजन लाइंस है ना, जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है ना, वो सिमेट्रिकल पैटर्न बना रहा है। ध्यान से सुनना, क्या बना रहा है, सिमेट्रिकल पैटर्न बना रहा है, ठीक है। बट द पैटर्न डिपेंड्स मार्केटली ऑन द क्वांटम नंबर n ऑफ द टर्म इन्वॉल्व्ड। और जो पैटर्न है ना वो किस पे निर्भर कर रहा है, क्वांटम नंबर n पर निर्भर कर रहा है, यानी ट्रांजिशन किस उसमें हो रहा है उस पर निर्भर कर रहा है। जैसे कि नंबर ऑफ स्टार्क लाइंस एंड द टोटल विड्थ ऑफ द पैटर्न इंक्रीजेज विद n। अब मान लो लेमन सीरीज में क्या n = 1 होता है, उसमें जो जितना भी ज़्यादा ट्रांजिशन होगा उस केस में स्टार्क लाइन क्या होगी, कम होगी। किसके कंपैरिजन में, n = 2 में जब ट्रांजिशन होगा, तो n = 2 वाले
स्टार्क लाइन्स ज़्यादा होगी n=1 से, n=3 में ज़्यादा होगी, फिर n=4 में ज़्यादा होगी, तो नंबर ऑफ स्टार्क लाइन्स और जो टोटल विड्थ होती है ना वो पैटर्न की बढ़ती है, किससे ना, n से। ठीक है, अब वही कह रहा है द लाइन एच बी शोज अ लार्जर नंबर ऑफ स्टार्क कंपोनेंट्स देन एच अल्फा एंड द लाइन एच गामा सो स्टिल मोर लार्जर नंबर। अब देखो बाल्मर लाइन की तो बात कर रहे थे, बात देखो ये क्या है, ध्यान से सुनना, n=2 ही तो है, और ये क्या है, n=3 है, और ये क्या है, n=4 है ना। पहली वाली लाइन ही तो मेरे पास क्या होगी, एच अल्फा, दूसरी क्या होगी एच बीटा, फिर एच गामा। तो वही क्या ये कह रहा है कि जो एच बीटा लाइन होगी ना उसमें ज़्यादा कंपोनेंट होंगे एच अल्फा से, और एच गामा की सबसे से ज़्यादा होगी। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है? अब देखो हो सकता है बहुत से बच्चों को चीज़ समझ ना आए होते, तो मैं ना थोड़ा सा इसको एलोब्रेट कर ही देता हूँ, है ना। ये देखो, ये हमारे पास बाल्मर लाइन का केस था ना, तो ये n=2, ये n=3, n=4, n=5, तो ये मेरे पास क्या हो गया एच अल्फा, ये क्या हो गया एच बीटा, ये मेरे पास क्या होगा एच गामा। ठीक है ना। जब इसको हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना, इसके इसमें किस में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है ना, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चीज़ को रखेंगे, इस हाइड्रोजन एटम को जब ट्रांजिशन हो गए, तो ये वाली लाइन है ना स्प्लिट होगी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में, ये भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगी, ये भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगी। तो अब ये स्प्लिटिंग किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट बोलेंगे। तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग इसमें होगी, फिर इसमें उससे कम इसमें, फिर सबसे कम इसमें। किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पर डिपेंड कर रहा है। वो वही बात कहने की कोशिश कर रहा है, समझ में आ गया? ठीक है ना। तो वही है द वेव नंबर शिफ्ट्स आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ यूनिट विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कह रहा है जो शिफ्ट भी होगा ना लाइंस के बीच में, है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वही मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। तो जो शिफ्टिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। एंड इज सेम फॉर होल हाइड्रोजन लाइन्स। हाँ, हम हाइड्रोजन लाइन का केस पर, हाइड्रोजन का केस पर ना, तो हाइड्रोजन में आप किसी भी कोई भी ट्रांजिशन लो, उस ट्रांजिशन में जो स्पेक्ट्रल विड्थ आएगी ना लाइन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया गया। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस जो मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी अभी बताया था। ठीक है ना। क्या देखो, एक्सेप्ट फॉर सर्कुलर पोलराइजेशन इन लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन को एक्सेप्ट करके छोड़ के लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन में द पोलराइजेशन प्रॉपर्टीज इफ स्टार्क इफेक्ट रिजेंबल्स दोज ऑफ द जीमन लाइन। वही मैं कह रहा हूँ, जीमन लाइन में ना क्या था, जीमन लाइन्स में सर्कुलर पोलराइजेशन भी होता है, लेकिन स्टार्क इफेक्ट में नहीं होता लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन में। वो यही बात कर रहा है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। ठीक है ना। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू जीमन लाइन्स द पाई कंपोनेंट शोज ग्रेटर शिफ्ट देन द सिग्मा कंपोनेंट। ठीक है ना। बस एक एक्सेप्शन ये भी आप यहाँ ध्यान रख सकते हो कि जीमन लाइन्स के कंट्रास्ट में ना, बट इन कॉन्ट्रास्ट टू जीमन लाइन्स द पाई कंपोनेंट शोज ग्रेटर शिफ्ट। स्टार्क इफेक्ट में पाई कंपोनेंट क्या होता है, ज़्यादा शिफ्ट शो करता है सिग्मा कंपोनेंट से। समझ में आ गई बात? ठीक है, मतलब जो पाई कंपोनेंट की लाइन होगी ना, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, पाई कंपोनेंट्स की लाइन हमारे पास कब आएगी, हमारे पास डेल एम जे इज इक्वल टू 0, है ना। ये टोटल एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये तो हमारे पास ये पाई कंपोनेंट का केस ये होगा, और सिग्मा कंपोनेंट का केस हमारे पास ये होगा। ठीक है ना। तो वो कह रहा है स्टार्क इफेक्ट में ना सिग्मा, अब जो लाइन ये रूल फॉलो करेगी सिलेक्शन रूल, तो उस लाइन में जो स्पेक्ट्रल विड्थ होगी ना वो पाई कंपोनेंट वाली वो ज़्यादा होगी किससे, जीमन इफेक्ट से। ठीक है ना।
समझ में आया? तो हाइड्रोजन लाइन्स इन्वॉल्विंग द लोअर एनर्जी स्टेट shows only a symmetrical splitting proportional to the field strength about their field free position. This is known as, इसी को हम फर्स्ट ऑर्डर और लीनियर स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, वही कह रहा है जो हाइड्रोजन लाइन है ना, जो लोअर एनर्जी स्टेट होते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट मैंने स्मॉल एन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम, उस केस में जो स्प्लिटिंग होगी ना, ठीक है ना, वो क्या होगी, सिमेट्रिकल स्प्लिटिंग होगी, और वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी है, 1, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, लीनियर स्टार्क इफेक्ट, ठीक है ना। लेकिन हायर स्टेट में स्टार्क कंपोनेंट जो होता है यूनी डायरेक्शनल हो जाता है, सिमेट्रिकल नहीं रहता है, यूनी डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट होता है, और उस केस में जो शिफ्टिंग होती है ना, डेल शिफ्टिंग जो होती है हायर एन में, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है, स्क्वायर, ठीक है ना, मैंने इस मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। इसी केस में बोलते हैं इसको सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, या इसको क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट भी कहा जाता है। समझ में आया? फॉर हाइड्रोजन एट हाई फील्ड स्ट्रेंथ, अब देखो हाई फील्ड स्ट्रेंथ में ना, ये केस तो वैलिड नहीं रहता, हाई फील्ड स्ट्रेंथ में ना ये केस होता है, तो हाई फील्ड स्ट्रेंथ में क्वाड्रेटिक इफेक्ट इज सुपर इम्पोज्ड ऑन लीनियर इफेक्ट, लीनियर इफेक्ट बहुत ही कम होता है, हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, जीरो ही आता है। हाई फील्ड स्ट्रेंथ में ना हमारे पास क्वाड्रेटिक इफेक्ट होता है, जिसको हम सेकंड ऑर्डर इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, एंड रिजल्ट एसेंशियली ना वन साइडेड शिफ्ट ऑफ द होल स्प्लिटिंग पैटर्न, बस वही बात बता रहा है जो मैंने बता रहा है आपको, ठीक है ना, मतलब पूरा उसी पर डिपेंड करता है, हाई फील्ड स्ट्रेंथ पर, और पूरा टोटल पूरे पैटर्न को वही डोमिनेट करता है, वन साइडेड शिफ्ट होता है एक तरीके से, लीनियर इफेक्ट का होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो। कोई डाउट है? ठीक है, तो देखो मैंने जो चीज़ें बताई ना, आप उसको थोड़ा सा ना 1-2 बार रिवाइज करोगे ना तो चीज़ें हो जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो स्टार्क इफेक्ट 2 तरीके का होता है, एक होता है वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट। देखो हमने ऊपर लीनियर फील्ड स्टार्क इफेक्ट और क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट भी पढ़े, उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट। अब इनको ऐसे डिफाइन क्यों किया, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है ना, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, यदि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ना अंदर की जो कपलिंग है, फाइन स्ट्रक्चर कपलिंग है, फाइन स्ट्रक्चर कपलिंग कहने का मतलब क्या, L+S है ना, L+S क्या देगा मुझको, J देगा, ठीक है ना। यदि इस कपलिंग को डिसरप्ट नहीं किया तो वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, इस कपलिंग को डिस्टरप्ट कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट। इतना सिंपल और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे L और S ने मुझे क्या दिया, J। देखो L जो है ना किसके चारों तरफ प्रिसेशन कर रहा है, J के, ध्यान से देखो, और S भी किसके चारों तरफ प्रिसेशन कर रहा है, J के, ठीक है ना। तो यानी दोनों इंटैक्ट है, इनकी कपलिंग को डिसरप्ट नहीं किया गया, तो जो टोटल मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आया है वो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ प्रिसेशन कर रहा है। तो ये हो गया मेरे पास वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी वीक व्हेन द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल इज स्मॉलर देन द फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, ठीक है ना। फाइन स्ट्रक्चरल स्प्लिटिंग से वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो जो हम अप्लाई करते हैं उसी को हम वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल इसका उल्टा है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, व्हेन द स्प्लिटिंग इफ एनर्जी लेवल इज ग्रेटर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो जो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग में एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होती है ना, उससे ज़्यादा यदि स्प्लिटिंग कर दे तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो और चीज़ें हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, पर ये थोड़ा आपके लिए लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता आप थोड़ा बोर हो जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए।